हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसा आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। उसके हमने डाइजेशन यानी कि पाचन तंत्र भी देख लिया था और श्वसन तंत्र भी हम देख चुके थे। इससे पहले 5 वीडियो मैंने ले ली है, 5 क्लास ले चुका हूँ। 5 क्लास देखिए, उसके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तब जाके आप ये वीडियो देखना, ठीक है। बाद में इसकी एक पूरी मैराथन ले लेंगे पूरे चैप्टर की, जो 4-5 घंटे की होगी। अभी हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं, ठीक है। हमने ये देख लिया था पाचन तंत्र, श्वसन भी देख लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था श्वसन के बारे में, ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन। आज एक और मनुष्य के अंदर जो सिस्टम पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या परिवहन तंत्र, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज करेंगे वहन, या फिर इसको क्या बोलते हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेनली ट्रांसपोर्टेशन के। तो ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं होता क्या है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वहन को? ट्रांसपोर्टेशन। देखिए क्या होता है मनुष्य के में वहन। ये हीमोग्लोबिन की मात्रा का परिसर बच्चे और वयस्क के लिए समान है, क्या अंतर है, सब चीज़ ये देखेंगे अभी जाकर, क्या क्या अंतर होते हैं, क्या है मात्र बछड़ों में नर तथा मादा जंतुओं में समान है, देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अनुभाग में यहाँ से पढ़ते हैं। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर यानी कि ब्लड के बारे में आपको बता दूं मैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा? कनेक्टिव या संयोजी ऊतक। जो ब्लड होता है वो आपका एक संयोजी ऊतक होता है, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ऊतक तो आप समझते ही होंगे क्या होता है। ब्लड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका प्लाज्मा और एक होते हैं कार्पियूस्कल्स या कणिका। जो प्लाज्मा होता है बॉडी का, वो 55 से 60% भाग होता है, और कणिका जो आपकी बची 40 से 45% भाग क्या होता है? कार्पियूस्कल्स होते हैं, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। तो पिछले वाली जो वीडियो थी, वर्ज्य का अर्थ होता है यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट बचने हैं शरीर में, वो देखिए। तो क्या होता है, जो रुधिर होता है ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों को हमारे शरीर में वहन करता है। देखिए हमारे जो शरीर है, उस शरीर में क्या क्या बना है। शरीर में जो हमने भोजन लिया है, रुधिर भोजन, ऑक्सीजन और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। कक्षा 9 में हमने सीखा कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ये भी हमने देखा है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा कैसा बात होता है? लिक्विड या फ्लूइड। क्या होता है ये? फ्लूइड। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। कौन सी कोशिकाएं? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। ये प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट का विलीन रूप में वहन करता है। जो आपका प्लाज्मा होगा, किस किस का ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा? जो भोजन है उसका, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट का क्या करता है? परिवहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को प्लाज्मा नहीं ले जाता। ऑक्सीजन को कौन ले जाती है? आपकी आरबीसी। तो आरबीसी क्या करती है? आपकी ऑक्सीजन कैरी करती है। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। जो साल्ट है शरीर के अंदर, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी रुधिर के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप रुधिर की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं कि रुधिर क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में। जैसे हमने डाइजेशन से एनर्जी ली है, श्वसन से एनर्जी ली है, अब उसको शरीर के अलग अलग पार्ट में पहुंचाना है। तो पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारे पास रुधिर। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता है। पंपन यंत्र यानी कि एक पंपिंग मशीन हमें चाहिए, जो इस रुधिर को शरीर के अलग अलग पार्ट में भेज दे। और ऐसा पंपन यंत्र कहलाता है आपका हृदय, जो रुधिर को अंगों के पास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है। हमें क्या चाहिए? एक पंपन यंत्र चाहिए जो रुधिर को धकेल सके। और क्या चाहिए?
एक कुछ अब उसको रुधिर को उसको ले जाना है तो कुछ ना कुछ पाइपलाइन बिछानी होगी, तो उसकी आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक पंपन यंत्र चाहिए जो पंपिंग कर सके उस ब्लड को, वो तो हो गया हमारा हार्ट। दूसरा, अब पंपिंग करना है, कहाँ कराए पंपिंग, उसके लिए कुछ नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे हम नली बोलते हैं, नलियों की व्यवस्था होनी चाहिए। वो नली होती हैं आप आर्टरी और वीन्स। और उसके बाद क्या होता है कि एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो परिपथ में अगर टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत कर सके। तो देखते हैं क्या होगा। तो हमारा हृदय एक पंप की तरह व्यवहार करता है। कैसे करता है ये हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए हृदय की, जो मनुष्य का हृदय है वो 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर हैं उसके अंदर? 4। इस तरह से आप देखेंगे 4 चैम्बर। ऊपर वाला पार्ट आपका कहलाता है अलिंद यानी कि एट्रियम, और नीचे वाला पार्ट कहलाता है आपका निलय यानी कि वेंट्रिकल। वेंट्रिकल तो ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय, एट्रियम और वेंट्रिकल। अब इसमें आप देखेंगे ये वाला आपके पास लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपके पास क्या है? राइट एट्रियम, और ये आपके पास क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या बन गया आपके पास? दायां अलिंद, ये क्या बना? दाया निलय। ये बायां है और ये है दाया अलिंद और ये दाया निलय। ये बायां अलिंद और ये बायां निलय। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारा हार्ट 4 चैम्बर है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। देखिए ऊपर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट दूसरे पेन से बना देता हूँ। देखिए जो आप देखेंगे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला आपके पास है क्या? LA का मतलब बायां अलिंद। उसके बाद आप देखेंगे एक ये आपको दिख रही होगी संरचना, ये आपका है बायां निलय। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये दायां अलिंद, और ऊपर देखेंगे आप ये क्या है आपके पास? दायां अलिंद, और नीचे वाला क्या है? दायां निलय। तो इस तरह से हमारा हार्ट जो है एक पेशीय अंग होता है। किसका बना होता है? मसल्स का। और कितने चैम्बर होते हैं इसके पास? 4, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। जो आप मुट्ठी बंद करिए, मुट्ठी के आकार का आपको क्या दिखेगा? आपका हृदय। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। क्योंकि रुधिर जो होता है किस किस का? वो ऑक्सीजन का भी करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करेगा। इसका मतलब उसमें क्या होनी चाहिए? कुछ ऐसी अलग अलग रास्ते होनी चाहिए जिससे एक रास्ते से ऑक्सीजन आए और दूसरे रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड चले जाए। अगर एक ही रास्ते से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाएंगी तो दोनों आपस में मिल जाएंगी। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ऐसे ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड में ना मिल जाए, उसको रोकने के लिए जो हार्ट है आपका वो किसकी फॉर्म में बटा होता है? कोष्ठों या चैम्बर की फॉर्म में बटा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। देखेंगे अभी फुफ्फुस क्या होता है। यहाँ आप देखेंगे पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी, तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पंप करेगा। ठीक है, ये डायग्राम है आपका, देख सकते हैं। इस डायग्राम से आपके और क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, उसने कहा है हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। कैसे? सबसे पहला प्रक्रम समझिए। देखिए क्या कह रहा है वो? ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठकों बाएं निलंद में आता है। समझिए, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हमारा जो हृदय है वो 4 चैम्बर का बना हुआ है। कौन कौन से 4 चैम्बर हैं वो? देखिए इस तरह से 4 चैम्बर है हमारे पास। सिंपल सा डायग्राम है, समझ में आपको आ जाएगा। इस 4 चैम्बर का बना हुआ है। ऊपर वाले पार्ट कहलाते हैं अलिंद, नीचे वाले पार्ट कहलाते हैं निलय, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल। तो ये हमारे लेफ्ट में पड़ता है, तो ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे राइट में पड़ता है, तो राइट एट्रियम, और ये क्या है हमारे पास? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, LA का मतलब लेफ्ट एट्रियम,
एल वी का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, आर ए का मतलब राइट एट्रियम, आर वी का मतलब राइट वेंट्रिकल। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं बाया अलिंद, बाया अलिंद, और ये क्या है आपके पास बाया निलय, उसी तरह उधर है, ठीक है, दायां अलिंद और दायां निलय। तो सबसे पहले क्या काम होगा, जो ऑक्सीजन लेकर आ रहा है ब्लड, जो आपने खाना खाया है, श्वसन किया है, श्वसन में ऑक्सीजन जो मिला दी थी, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जो आपका एल्वेली था, एल्वेली के थ्रू ऑक्सीजन मिल गई और उसको ले गई आपकी आरबीसी। अब ऑक्सीजन युक्त ब्लड आपके कहाँ आएगा, हृदय में। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है। सबसे पहले नंबर पर आपका जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा आपकी लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाएं अलिंद में। अब क्या होगा, यहाँ पर लगे होंगे वाल्व, वाल्व के थ्रू वो चला जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। पहले आया बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से कहाँ चला जाएगा, बाएं निलय में। देखिए तो इसने कहा है ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठक बाएं अलिंद में आता है। तो सबसे पहले कहाँ आया, बाएं अलिंद में। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। देखिए क्या होता है कि जब बायां अलिंद इसको एक्सेप्ट करेगा इस रुधिर को, तो वो कैसा रहेगा, शिथिल। शिथिल का मतलब रेस्ट मोड पर रहेगा। अब क्या होगा, जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है, अब क्या होगा, देखो एक में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक में एक्सपेंशन होगा। समझिए कि सबसे पहले आपका बायां अलिंद है, बायां अलिंद ने क्या काम किया, ब्लड लेना है तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। बायां अलिंद अगर उसको लेना है ब्लड तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। शिथिल का मतलब एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड हो गया तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आया ब्लड वो इसमें भर गया। यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम में, ये देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ से, ये है आपके पास क्या, बायां अलिंद, ये आपका है बायां अलिंद। तो ये बाएं अलिंद में क्या होगा, जैसे ही ब्लड आगा तो ब्लड आने पर ये फैल जाएगा, फैलेगा तो इसमें आपका ब्लड भर जाएगा। अब इस पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, दबाव लगेगा, दबाव के कारण ब्लड कहाँ पर चला जाएगा, बाएं निलय में। दबाव के कारण अब क्या होगा, जैसे इसमें भरेगा बाएं निलय में तो इसमें फैलाव होगा, और जब ये सप्लाई करेगा तो इसमें दबाव होगा। इसका मतलब हम ये समझे कि जब ये एक्सेप्ट करेगा तो इसमें फैलाव होगा, और जब ये भेजेगा तो इसमें दबाव होगा, संपीड़न होगा। ठीक है, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, अब फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। जब ये संकुचित होगा, सिकुड़ेगा, तो इससे रुधिर निकलकर कहाँ चला जाएगा, बाएं निलय में। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित होता है। अब क्या होगा, ये संकुचित होगा बायां निलय, जैसे ही संकुचित होगा तो यहाँ से ब्लड चला जाएगा बॉडी को, बॉडी के अलग अलग पार्ट को ज़रूरत है, ब्लड चला गया। अब जैसे ही ब्लड गया, ऊपर वाला दायां कोष्ठ यानी कि दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर से वी ऑक्सीजनेटेड रुधिर इसमें आ जाता है। देखिए दो प्रकार के रुधिर है, एक तो ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन प्रचुर, और एक है वी ऑक्सीजनित, मतलब ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन प्रचुर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। तो जो हृदय से जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजन लेकर आया है। अब क्या होगा, शरीर के अलग अलग पार्ट को गया, जाने के बाद अब उसमें मिल गई, जैसे शरीर के अलग अलग पार्ट से आएगा यहाँ पर, तो इसमें अब ये था आपके पास ऑक्सीजनेटेड और ये बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। क्यों, क्योंकि शरीर के अलग अलग पार्ट से आया है, ऑक्सीजन देकर आ गया सबको, अब इसके पास डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर वाला ब्लड है। ये आपका कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम यानी कि दाएं अलिंद में आएगा। ये कहा है इसमें, जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होगा, जब इसमें ब्लड आएगा तो ये फैल जाएगा। अब क्या होगा, इसको पंप करना है तो ये संकुचित हो जाएगा, जैसे ही संकुचित हो जाएगा तो ब्लड निकलकर राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो नीचे वाला संगत कोष्ठ जिसको दायां निलय फैल जाता है, यह रुधिर को दो निलय में स्थानांतरित कर देता है।
क्या हुआ, रुधिर को किसके दो निलय में, दाएं निलय में क्या कर दिया, इस तरह से स्थानांतरित कर दिया, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हो गया अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछा जाता है कि जो अलिंद है, अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है। एक अलिंद है और एक निलय है। अलिंद ब्लड को एक्सेप्ट करता है और निलय ब्लड को भेजता है, तो भेजने वाला जो होगा उसकी जो भित्ति होगी, वॉल होगी, वो मोटी बनाई जाएगी, जिससे कि वो क्या हो जाए, उस पर प्रेशर पड़कर वो फट ना जाए। क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। यही मैंने आपको बताया, जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही अलिंद और निलय संकुचित हुए, दोनों दबे, तो दबने पर क्या होगा कि यहाँ पर एक व्यवस्था होती है जिसको मैंने बताया था अभी, वाल्व होता है। यहाँ पर वाल्व क्या काम करता है, जैसे आपने देखा होगा नल के अंदर वाल्व होता है, वो पानी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में रखता है। मतलब नीचे से पानी ऊपर आ सकता है, ऊपर से अगर आप उसमें मग्गा भरकर जैसे बचपन में करते थे पानी डालने लगे तो वो पानी नीचे नहीं जाता। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब आ रहा है तो क्या कंडीशन है, वो वापस नहीं जा सकता, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। तो यहाँ से इस डायग्राम से फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। अब इसको समझिए यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, पूरा मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझिए क्या है, आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। क्या दो चीज़ें, देखिए, एक मैंने आपको बताया, ये आपका ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल, तो ये आपका ऊपर वाला लेफ्ट है, लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह से ये देखेंगे राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। चार चीज़ें ये हमें दिख गई। अब क्या होगा कि सबसे पहले ऑक्सीजन जो आपकी फुफ्फुस कोशिकाएं हैं, जो लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन युक्त ब्लड आएगा। इस तरह से आप देखेंगे ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड है जो आपके फेफड़ों से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, फेफड़ों से। अब ये वाल्व के थ्रू कहाँ पर चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम में फैल जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, फैलाव। फैलाव के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा रुधिर को एक्सेप्ट कर लेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा रुधिर को एक्सेप्ट करेगा तो इस पर संपीड़न होगा, दबाव होगा। दबाव के कारण इसका ब्लड चला जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने पर क्या होगा कि यहाँ पर इसकी भुजाएं फैल जाएंगी। फैलने पर खूब सारा ब्लड इसमें इकट्ठा हो जाएगा। अब ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये क्या काम होगा कि ये जो फैली है, फैलने के बाद इसमें संपीड़न होगा। संपीड़न के बाद यहाँ से ब्लड चला जाएगा। ये आप देखेंगे इस तरह से ब्लड का पाथ बन जाएगा और ब्लड इस तरह से चलता 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 आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, इसलिए यहाँ पर ये दिखाई हुई है लाल। और यहाँ पर नीली क्यों दिखाई, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है। तो क्या हुआ, यहाँ से चलकर वो इस तरह से आपके शरीर के अलग अलग पार्ट को ऑक्सीजन देता हुआ जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ये कोई भी अंग है आपका, मान लीजिए हाथ है, हाथ को ऑक्सीजन दी। जैसे ही हाथ को ऑक्सीजन दे दी, अब क्या होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब ये चला, फिर आगे बढ़ा, इस तरह से चलता चलता अब ये कहाँ पर जाएगा, अब ये आपका जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम मतलब दाएं अलिंद में। जैसे ही दाएं अलिंद में गया, दायां अलिंद क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फिर फैलने पर उस रुधिर को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वाल्व के थ्रू वो जैसे ही इसमें संकुचन होगा, वो दाएं निलय में आ जाएगा। अब दाएं निलय फैल जाएगा। फैलने पर फिर इसमें क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन के बाद ये ब्लड निकलेगा यहाँ से दाएं निलय से और निकलकर ऊपर चला जाएगा आपका इस तरह से आपके लंग्स को होता हुआ, और फिर ये प्राप्त करेगा ऑक्सीजन, और फिर इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि क्या क्रम हुआ। क्रम देखिए क्या हुआ, पहले पढ़ लेते हैं। जब देखिए
हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। देखिए क्या होता है, आप देखेंगे कि ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय, तो अलिंद और निलय बाएं वाला, अलिंद और निलय दाएं वाला, इन दोनों के बीच में एक बंटवारा होता है। क्या होता है, बीच में डिवाइडेशन होता है। इस तरह से ये डिवाइडेशन क्या काम करता है कि इधर का ब्लड इधर ना मिल जाए और इधर का ब्लड इधर ना मिल जाए, तो इसको क्या करता है, वो रोकता है। आगे पढ़िए, वो कह रहा है इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। जो ऑक्सीजन की पूर्ति कराएगा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वाली। पक्षी और स्तनधारी, पक्षी स्तनधारी जैसे मैमल्स और बर्ड्स, सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझिए, जो पक्षी होते हैं और जंतु, पक्षी और स्तनधारी यानी कि हम जो मैमल्स होते हैं, इनमें क्या काम होता है कि इन्हें अपने शरीर की पूर्ति, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसके लिए ये जो डिवाइडेशन होता है बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ये क्या काम करता है कि क्योंकि इन्हें अपने शरीर का ताप है वो बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और क्या होगा, उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपभोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। देखिए, एक जीव ऐसे होते हैं जिसको अपने शरीर का तापमान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम। एक जीव ऐसे होते हैं कुछ जिनको अपना तापमान नियत नहीं बनाना होता, वो क्या काम करते हैं, पर्यावरण के अनुसार उस पर निर्भर करते हैं। जैसा पर्यावरण का तापमान होगा वैसे ही उनका होगा। जल, स्थल, चर या बहुत से सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे जंतुओं में उनमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है। ये इंपॉर्टेंट है। जल, स्थल, चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 चैम्बर का क्या होता है, हार्ट होता है। और ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। तो जो देखिए, इस एक में ऑक्सीजनित युक्त ब्लड, एक में आप यहाँ पर देखेंगे इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, इधर जा रहा है विऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों ना मिल जाएं, इसे रोकने के लिए बीच में एक डिवाइडेशन है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा का आपने श्वसन में पढ़ लिया, उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन जाना चाहिए ज़्यादा। लेकिन कुछ जंतुओं को क्या होता है, अगर कम ऊर्जा भी मिले तो भी चल जाएगा, उन्हें अपना तापमान स्थिर नहीं रखना होता शरीर का। तो अगर ये 3 चैम्बर होगा तो ये आपस में मिल भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। आपने देखा होगा जो मछली होती है, मछली में केवल 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है। जो रुधिर है वो पहले क्लोम में जाएगा, मछली के मैंने आपको समझाया था क्लोम के बारे में, ठीक है। यहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में आता है। इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि मनुष्य में दोहरे परिसंचरण तंत्र का वर्णन कीजिए। तो क्या हुआ, एक बार ब्लड आया, इस तरह से एक बार ब्लड आया एक बार और दूसरी बार गया, तो एक चक्र में कितनी बार ब्लड आ रहा? 2 बार। इस तरह से क्या प्रोसेस होता है, देखिए दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, आने के बाद बाएं अलिंद से गया बाएं निलय में, बाएं निलय से क्या कर दिया, पंप कर दिया गया कहाँ की ओर, शरीर के अलग अलग पार्ट की ओर। अलग अलग पार्ट में गया, ऑक्सीजन दी इसने, ऑक्सीजन देने के बाद अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, ये जा रहा है, ये जाएगा तो अब ये जाएगा दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से जाएगा दाएं निलय में, और दाएं निलय से फिर क्या होगा, फिर कहाँ होगा, लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स से फिर ऑक्सीजन लेकर क्या होगा, फिर आपके बाएं अलिंद बाएं निलय में होता हुआ। इस तरह से ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ये प्रोसेस आपका क्या होता रहता है, चलता रहता है। आप देखेंगे एक बार में क्या होगा, 2 बार ब्लड आया है, इसलिए मनुष्य का
जो परिसंचरण तंत्र होगा उसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। कैसा परिसंचरण तंत्र? दोहरा परिसंचरण तंत्र। वहीं की आप उसमें देखोगे मछलियों में केवल एक अलिंद होगा और एक निलय, ऊपर से आएगा चला जाएगा बस। तो इसमें एक बार गया तो एकल परिसंचरण तंत्र। हमारे में क्या हुआ, आया इस तरह से, फिर गया, फिर दूसरी बार इस तरह से आया, फिर ऐसे चला गया, फिर दोबारा से। ये प्रोसेस दो बार एक बार सप्लाई होती है, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। और इस तरह से ब्लड की क्या होती है, सप्लाई होती है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है। जबकि जो आपके क्या होते हैं, सरीसृप वगैरह होते हैं और स्थलचर होते हैं, जल या स्थलचर होते हैं, उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें 3 चैम्बर का क्या होता है, हार्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे अंदर 4 चैम्बर का, जल, स्थलचर और सरीसृप में 3 चैम्बर का, और मछली जो होती हैं उनके अंदर 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाएगा। आगे देखते हैं रक्तदाब, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या होता है ब्लड प्रेशर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं बीपी या ब्लड प्रेशर। तो आप देखिए यहाँ पर दिया है कि रुधिर वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। आपने देखा, क्या देखा कि जो रुधिर आ रहा है, ब्लड हार्ट से पंप हो रहा है, वो इस तरह की ट्यूब में फ्लो करता है। क्या करता है, ट्यूब में फ्लो। जैसे कोई पानी है, इस ट्यूब में फ्लो करेगा पाइप में, तो पानी भी एक फ्लूइड है, वो क्या काम करता है, इसकी दीवारों पर एक दाब डालेगा। किसकी दीवारों पर? किसकी दीवारों पर? पाइप की। उस दाब को क्या बोलते हैं, पानी दाब। वहाँ पर पानी डालता है तो पानी दाब। अब यहाँ पर क्या होगा, रक्त डालेगा इस वाहिनियों में एक दबाव, उस दबाव को बोलते हैं हम रक्तदाब। क्या बोलते हैं, रक्तदाब। जिसको सिंपल लैंग्वेज में आप बोलते हो मेरा बीपी चेक कर दीजिए, वही है ये ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड है जिस वाहिनियों में बह रहा है उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। देखिए आपके 2 प्रकार की वाहिनियाँ पाई जाएंगी, एक सिरा और एक धमनी। तो ये आपकी धमनी है जो आपके हाथ पैर में आपने देखा होगा ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है, ये आपकी क्या होती हैं, सिराएं। क्या होती हैं, सिराएं। और धमनी थोड़ी अंदर पाई जाती हैं। धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है, कौन कौन सा ब्लड ले जाती है, अभी देखेंगे। इससे पहले हम एक सिस्टम देख लेते हैं पूरे शरीर में किस तरह से हमारे शरीर के अंदर सिस्टम पाया जाता है धमनी और सिरा का। आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए इस डायग्राम में देखिए किस तरह से धमनी और सिरा का नेटवर्क फैला होता है हमारे शरीर में। जो आप रेड वाली ये देख रहे हैं ये आपकी धमनी है, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले जाएंगी। और ये जो नीले वाली है ये आप देख रहे होंगे ये सिरा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएंगी हृदय की ओर। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे शरीर के अंदर धमनी और क्या पाई जाएंगी, सिराएं पाई जाएंगी। जो हमें दिखती है अपने हाथ पैर में ऊपर की तरफ वो हमारी सिरा होती हैं। मैंने गलती से धमनी बोल दिया था, क्या होती है वो, सिरा। ठीक है, तो क्या होती है ये, सिराएं। तो आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। देखिए जो हम लेंगे, क्या लेंगे, रुधिर का दाब, वो केवल किससे मतलब है हमें, किससे मतलब है हमें, केवल हमें मतलब है धमनी से। अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से देखिए डायग्राम में, जैसे ही यहाँ से डायग्राम में आप देख रहे हैं ब्लड ने हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो क्या हुआ, इस तरह से पंप हुआ। अब ये जब पंप हुआ है तो क्या हुआ कि ये जो मसल्स या आप मान लीजिए ये जो वीन्स हैं, इस वीन्स ने एक दबाव लगाया किस पर, आगे की तरफ ब्लड को पंप करना है, तो इसने इस पर एक प्रेशर लगाया। अब ये प्रेशर 2 कंडीशन में लगता है, एक जब आगे पंप करना होता है और एक जब वो रेस्ट की पोजीशन में होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसने कहा है कि धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन यानी कि संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन यानी कि दबाव में जो हुआ है उसको बोलते हैं प्रकुंचन दाब, और जब वो रेस्ट में होती है शीतलन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करती है उसको बोलते हैं हम क्या, अनुशीतलन दाब। मतलब जब वो प्रेशर लगाएगी, जब वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो क्या होगा, प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वो रेस्ट में होगी, फैलेगी, एक्सपेंड करेगी, तो उसको बोलते हैं अनुशीतलन या डायस्टोल प्रेशर। इसको सिस्टोलिक, इसको डायस्टोलिक।
प्रेशर। अब ये कितना कितना होता है, देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, जैसे एक टैंक है, टैंक को आपको ऊपर भरना है तो नीचे से पानी जा रहा है मोटर में, एक पानी जा रहा है, एक आपके नीचे किचन में आ रहा है, तो जाने वाला पाइप है, एक आने वाला। जो जाने वाला पाइप है वो धमनी है, जो आने वाला पाइप है वो सिरा है। धमनी में ब्लड जो प्रेशर डाल रहा है, कब, जब वो उसे पानी ऊपर पहुंचाना है, तो वो है आपका कुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर। और जब धमनी रेस्ट पोजीशन में है, नहीं पहुंचा रही, उसमें जो प्रेशर है वो है आपका डायस्टोलिक या अनुशीतलन दाब। अब जब ऊपर उसको पहुंचाती है तो ज़्यादा दाब के साथ पहुंचाना होगा ऊपर, तो वो दाब ज़्यादा होता है और ये वाला अनुशीतलन दाब कम होता है। तो इस तरह से एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 120 mmHg। mmHg क्या है, मरकरी का एक थर्मामीटर होता है। इस तरह से आप देखोगे मरकरी का थर्मामीटर है, जैसे ही आप क्या करते हैं कि इसको प्रेशर को नापते हैं तो ये 120 कॉलम या 80 कॉलम ऊपर चढ़ जाता है, यहाँ से हमें प्रेशर का पता चल जाएगा। तो हमारा बीपी कितना होता है, 120/80। 120 है सिस्टोलिक प्रेशर या प्रकुंचन दाब और ये डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर। अब इसको नापते किससे हैं, देखिए स्फिग्मैग्नोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है। आपने इस तरह से एक मशीन देखी होगी डॉक्टर के पास, ये जो यंत्र होता है इसको बोलते हैं स्फिग्मैग्नोमीटर। ये क्या काम करता है, ये आपका बीपी को मापता है। तो स्फिग्मैग्नोमीटर नामक यंत्र से बीपी नापा जाता है। उच्च रक्त दाब को अति तनाव कहते हैं। मान लीजिए आपका बीपी 120 से ज़्यादा बढ़कर 150 हो गया, तो उस कंडीशन को 140 हो गया, उस कंडीशन को बोलते हैं अति तनाव, यानी कि हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। इस कंडीशन में क्या होगा, आपने देखा होगा, और इसका कारण क्या है, धमनियों का सिकुड़ना है। मतलब धमनी जितनी ज़्यादा सिकुड़ेगी उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगी और उतना ज़्यादा सिस्टोलिक प्रेशर आपका बनेगा। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब कोई पाइप है वो पाइप ज़्यादा दाब लगाएगा, ज़्यादा सिकुड़ेगा, तो क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा और आप देखेंगे क्या ब्लड की आगे सप्लाई हो पाएगी, नहीं, बहुत कम सप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब रक्त के प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इससे धमनी फट सकती है। क्या होगा, अगर आप पाइप को भींच लें, मान लीजिए एक समरसेबिल का पाइप है, उसमें से आप पानी की कहीं पर धुलाई कर रहे हैं, आप पाइप को भींचिए, बीच में से आप भींचेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे लगातार प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और लगातार प्रेशर बढ़ेगा और आपने उसको बिल्कुल क्या कर दिया, दाब दिया, तो एक कंडीशन आएगी वो फट सकता है। तो यही कंडीशन हमारी धमनी के अंदर होती है। अतः तथा आंतरिक रक्त श्रावण हो सकता है। जब धमनी फटेगी तो ब्लड बाहर निकलेगा और ब्लड क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब है नलिकाएं या रुधिर वाहिकाएं, जिसको बोलते हैं क्या, वाहिकाएं, जो हमारी रुधिर ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, क्या है वो देखेंगे। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। देखिए धमनी के बारे में पढ़िए, ये डायग्राम आपने देखा, क्या होगा कि अभी हमने परिभाषा पढ़ी कि एक वाहिकाएं, एक वीन्स, वो एक आप नलिकाएं बोल सकते हैं। एक नलिकाएं वो है जो ब्लड को हार्ट से ले जा रही है, ये देखिए इस तरह से रेड वाली, और एक वो है जो ब्लड को क्या कर रही है, देखिए एक तो ये है, इस तरह से आप देखिए, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये क्या कर रही है, ब्लड को हार्ट से ले जा रही है, ब्लड को हार्ट से ले जा रही है। अब दूसरा क्या होगा कि एक नली आपको ये दिख रही होगी, ये ब्लड को हार्ट में ला रही है। दोनों में अंतर समझिए, ये हार्ट से ब्लड को ले जा रही हैं, ये हार्ट में ब्लड को ला रही हैं। तो जो हार्ट से ब्लड को ले जाएंगी उसको बोलते हैं धमनी, और जो हार्ट में ब्लड को लाएंगी उसको बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं, सिरा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्लड को पंप करते हैं तो पंप करने में जो आपकी वाहिकाएं हैं, जो सिरा का जो वाहिनियां हैं वो मोटी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे धमनी की भित्ति क्या होगी, मोटी, और जो सिरा है उसकी भित्ति कैसी होगी, पतली। तो हमें ये पता चल गया कि जो हार्ट से, मान लीजिए ये आपका एक हार्ट है, जो हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाएंगी वो है धमनी, और जो हार्ट की तरफ रक्त लाएगी वो क्या है, सिराएं। क्या है, सिरा।
सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। मैंने आपको बता दिया, ये आपका क्या है, हृदय है। इनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। क्या होगा कि जो आपकी सिरा है, उस सिरा की जो भित्ति है वो मोटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रुधिर में क्या होता है, दाब, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए जो सिरा है, इसी तरह से मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि उसमें आपने देखा होगा जो हरी हरी ग्रीन सी दिखाई थी, वो क्या थी, आपकी सिरा थी। उनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं जिससे कि वो पीछे बैक ना मार दे और ऑक्सीजन वाले ब्लड में ना मिल जाए, तो उसके लिए उनमें वाल्व लगे होते हैं। क्या धमनी में वाल्व होते हैं? आंसर है नहीं, धमनी में वाल्व नहीं होते। किस में वाल्व होते हैं? सिरा में। इसलिए उसमें मोटी भित्ति की जरूरत नहीं है। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं में रुधिर का संपर्क हो। ये देखिए क्या होगा कि जो आपकी धमनी है, ये धमनी है, रेड आप देख रहे हैं, ये धमनी है। ये धमनी आगे जाकर बहुत छोटी छोटी बाल के समान आकार की वाहिनियों में डिवाइड हो जाएंगी। इनको बोलते हैं हम कैपिलरीज या केशिकाएं। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज या केशिकाएं। ये केशिकाएं शरीर के अलग हर एक पार्ट को क्या करती है? कनेक्ट करती हैं। अब ये कहाँ होती है? आपने देखा होगा कि हमारे शरीर के अंदर इस तरह से किसी बहुत सारे के मुंह वगैरह पर, आंखों के अंदर, हमें देखिए यहाँ पर आंख में भी है, यहाँ देखिए आंख में भी दिखाई जाती है। तो इस तरह से बहुत बारीक बारीक नस वगैरह जिसको आप बोलते हो वो दिखाई देती है। इसको क्या बोलते हैं हम? केशिकाएं या कैपिलरीज। तो तीन चीज़ें होती हैं, आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज, यानी कि धमनी, सिरा और केशिकात्व। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि जिससे सभी हो गया, सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है। जो इनकी भित्ति है वो मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। जो हर एक पार्ट है उसमें जो आदान प्रदान होगा वो किसके द्वारा होगा? इन केशिकाओं के द्वारा ही। केशिकाएं तब आपस में मिलकर सिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। जो कैपिलरीज है बाद में जाकर सिरा में मिल जाती है, सिरा से फिर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड गया धमनी में, धमनी से कहाँ चला गया? कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, केशिकात्व में, केशिकात्व से मिलकर फिर क्या बन गई? सिरा बन गई, सिरा से वापस आ गया। इस तरह से प्रोसेस होता है। अब क्या होगा? नेक्स्ट देखते हैं प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, जो आपका ब्लड है उसके अंदर WBC, RBC और प्लेटलेट्स। देखिए इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा? उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं। रिसना का मतलब चोट वगैरह लग जाए। क्या होगा? जब उस स्थिति का वर्णन कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्त स्राव होने लगे। मान लीजिए हम क्या हो गए? घायल हो गए, भगवान न करे कोई ऐसा हो, मान लीजिए घायल हो गए तो क्या होगा? तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्त स्राव में दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। मान लीजिए आपकी ये कोई धमनी है, इसमें क्या हो गई? चोट लग गई और यहाँ से ब्लड बाहर आने लगा। क्या आने लगा? ब्लड बाहर। तो इसके अंदर जो प्लेटलेट्स होंगी वो प्लेटलेट्स क्या काम करेगी? रक्त स्राव को बचाने के लिए ये प्लेटलेट्स यहाँ पर आएगी और यहाँ पर ब्लड की क्लोटिंग कर देगी, ब्लड का थक्का जमा देगी। और ब्लड का थक्का जमाने पर यहाँ से आपने देखा होगा खुरचन सी जम जाती है। जब आपके हाथ पे चोट लग जाती थी तो आपने देखा होगा थोड़ी टाइम तक तो ब्लड बहेगा, उसके बाद उस पर रुधिर का थक्का जम जाएगा और खुरचन सी आ जाएगी, यानी कि ब्लड बहना बंद हो जाएगा। तो उसको कौन करता है? उसको करती है आपकी प्लेटलेट्स। कौन करती है उसको? ये प्लेटलेट्स का काम होता है। तो इससे अब इसके बाद हम देखेंगे नया सिस्टम हमारा लिम्फ। क्या पढ़ते हैं? लिम्फ। इसको हम एक अगली वीडियो में देखेंगे लिम्फ को, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, ठीक है। और लिम्फ के बाद आप देखेंगे पादपों में परिवहन, उसके बाद आपका
ये खत्म हो जाएगा परिवहन, फिर आपका लास्ट चलेगा इसका उत्सर्जन। चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।